नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आकाश एनजी मिसाइल को लेके है। रिसेंटली आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम की मल्टीपल टेस्ट होने की खबर सामने आई है, जो कि इसकी सक्सेसफुल टेस्ट है। लेकिन इसके बाद कहीं से ये खबर सामने आ गया था कि आकाश एनजी मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर तक होने वाली है। और कुछ सोर्सेज का कहना था कि जो 30 किलोमीटर का फिगर था, इसको डीआरडीओ की तरफ से ही अपनी ऑफिशियल वाउचर में पब्लिश किया गया था। तो इसके बाद आकाश एनजी की रेंज को लेकर काफी चर्चा चल रहा है। अब इनिशियली जो आकाश मार्क 1 वेरिएंट था, उसकी रेंज 25 किलोमीटर था। उसके बाद इसके एक 1S वेरिएंट को, यानी कि मार्क 1 एनहांस्ड वेरिएंट को बनाया गया था, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर के आसपास होने की बात की गई थी। और इसके बाद आकाश एनजी को डेवलप किया गया था, जो कि इसका फर्दर बेहतर वेरिएंट होने वाला था। और इसमें एक डुअल पल्स मोटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बैरक 8 सिस्टम से डिराइव किया गया। तो अभी इसी बात को लेकर डिबेट चल रहा है कि अगर आकाश एनजी की डुअल पल्स मोटर को बैरक 8 सिस्टम से डिराइव किया गया है, तो इसका मिनिमम रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक होना चाहिए। लेकिन डीआरडीओ के ऑफिशियल वाउचर में इसको किस वजह से 30 किलोमीटर बताया गया, तो इसको लेके पूरे डिफेंस कम्युनिटी पर डिबेट चल रहा है और अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से इसकी रेंज को अगर 30 किलोमीटर बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेंज उतना ही होने वाला है। बाकी अगर इसकी डुअल पल्स मोटर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डुअल पल्स मोटर वाली कोई भी मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर ज़्यादा तो होने वाला है। अब हो सकता है आकाश एनजी को अभी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा मैन्यूवरेबल बनाया जा रहा है और लो ऑब्जर्वेबल हाई स्पीड टारगेट्स और लो फ्लाइंग टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, जिस वजह से इसको हाई स्पीड में हाई जी मैन्यूवर्स को करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की फाइटर जेट से लेके क्रूज मिसाइल तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। अब ऐसा करने के लिए आकाश एनजी को ज़्यादा फ्यूल और स्पीड की जरूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से इसमें डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भले इस मिसाइल की रेंज कोई हेड ऑन एंगेजमेंट में 70 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसको इनर लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम में हम लोग डिप्लॉय करेंगे और MRSAM और LRSAM जैसे सिस्टम को या S-400 सिस्टम को हम लोग आउटर लेयर में डिप्लॉय करने वाले, जो कि ज़्यादा दूरी से आने वाले खतरों को टारगेट करेंगे। तो टेक्निकली आकाश एनजी को ज़्यादा दूरी से दुश्मन को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई दुश्मन स्टेल्थ का फायदा उठाकर चुपचाप अंदर घुस रहा है, तो उसको क्लोज रेंज में इंटरसेप्ट करना इसका काम होगा। और ये 30 किलोमीटर का रेंज है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का लगभग नो एस्केप जोन की तरह होने वाला है, जिसमें दुश्मन इसको इवेड नहीं कर सकता है। अगला अपडेट महिंद्रा डिफेंस की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि महिंद्रा डिफेंस की तरफ से अभी डीआरडीओ के साथ मिलकर WHAP व्हीकल की एक अलग ही वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग वीडियो कुछ दिन पहले पब्लिक किया गया था। पहले टाटा की तरफ से इस व्हीकल को डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया जा रहा था, जिसको आर्मी में अभी पहले से इंडक्ट किया जा रहा है। और अभी महिंद्रा डिफेंस की तरफ से भी सेम व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने की बात सामने आई थी, जिसमें हमको कुछ छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सेम ही था। अभी इसी से रिलेटेड कुछ और खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि महिंद्रा डिफेंस की तरफ से अभी दरअसल WHAP व्हीकल को बेस करके एक CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है। यह अपने सेगमेंट में भारत में बनाया जाने वाला पहला ऐसा व्हीकल होने वाला है और ये एक 8x8 व्हीकल होने के साथ साथ इसमें एक 600 HP की इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए रेडमैक, AC, ADC और BWA जैसे सेंसर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल थ्रेट को डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इस व्हीकल में कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट में बाहर जाकर कोई सैंपल को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि कंटामिनेटेड एरिया में जाके सैंपल को कलेक्ट कर सकता है और इसके लिए हमारे जवानों को बाहर जाकर अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद इस व्हीकल का जो मेन चैम्बर केबिन सेक्शन है, जिसमें हमारे जवान या सोल्जर रहेंगे, वो पूरी तरीके से मल्टीलेयर डिफेंसिव फिल्टर से प्रोटेक्टेड रहने वाला है, जिसमें किसी भी तरीके की CBRN थ्रेट का असर नहीं होने वाला है और ये केबिन एकदम एयर टाइट रहने वाला है। अभी बस इसकी टेस्टिंग चल रहा है, लेकिन आर्मी की तरफ से अभी से SA-49 व्हीकल को खरीदने के लिए प्रपोजल को दिया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के इसको और भी ज़्यादा मात्रा में खरीदा जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ ऐसे खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। अभी पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लिया है
और अगर ये बात सच है तो इससे भारत को खतरा जरूर होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं किया जा रहा है, ना ही उसका नाम बताया जा रहा है, ना ही उसका कोई स्पेसिफिकेशन पब्लिक किया जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की इस क्लेम पर अभी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है, ये किस टाइप का मिसाइल है, ये किस हद तक हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल कर सकता है और ये किस प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सभी के सभी सवाल अभी बने हुए हैं। अब पाकिस्तान का जो मेन अम्युनिशन या आर्म सप्लायर वो चाइना है और चाइना के पास पहले से हाइपरसोनिक सिस्टम मौजूद है। तो अगर चाइना पाकिस्तान को अपनी कोई हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पाकिस्तान को भी हाइपरसोनिक सिस्टम मिलने वाले। लेकिन फिर भी इनकी लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है और क्या इनको एयर से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि क्या इनको पाकिस्तान अपनी JF-17 या J-10 जैसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकता है। अभी तक अगर JF-17 या J-10 जैसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाली मिसाइल की बात करें तो वो CM-400 AKG मिसाइल होने वाले हैं। लेकिन ये जो मिसाइल ये मैक्सिमम मार्क 3.5 से लेके मार्क 4 तक की स्पीड को अपनी टर्मिनल फेज में हासिल कर सकता है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से लगभग 1 मार्क से पीछे रहता है। तो आखिरकार अभी पाकिस्तान की तरफ से किस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात किया जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। बाकी भारत की बात करें तो भारत की तरफ से भी मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर रुद्रम 3 जैसे मिसाइल शामिल है, जो कि मार्क 5.5 से लेके मार्क 7 से 8 तक की स्पीड को भी हासिल कर सकते हैं। अगला अपडेट AWACS की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी बस 6 AWACS मौजूद है, जिनमें से 3 हमारे फाल्कन AWACS और 3 हमारे नेत्र मार्क 1 AWACS हैं, जबकि अभी हमें लगभग 12 से 18 AWACS की जरूरत है, जिस वजह से नेत्र मार्क 1 AWACS को इंडक्ट करने के बाद 6 नेत्र मार्क 2 AWACS को भी एक्वायर करने का प्लान किया गया था। और इसके लिए एयरबस से 321 एयरक्राफ्ट को खरीद कर उनको बाद में AWACS में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी इमरजेंसी को देखते हुए DRDO को नेत्र मार्क 2 AWACS को डेवलप करने के साथ साथ पहले नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक बेहतर वेरिएंट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसको जल्दी डेवलप किया जा सकेगा, जिसके अंदर एडिशनल 6 नेत्र MK-1A एयरक्राफ्ट को यानी कि AWACS को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। अभी इसी के लिए DRDO की तरफ से एक फ्रेश टेंडर को इशू किया जा रहा है, जिसमें इन नेत्र MK-1A एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के लिए जरूरी सिस्टम का कंप्लीट लिस्ट को DRDO की तरफ से पब्लिश किया गया, जिसमें हमारे सभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। DRDO की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नेत्र MK-1A एयरक्राफ्ट में जिस रडार का इस्तेमाल किया जाएगा उसका रेंज करीब 450 किलोमीटर तक होने वाली है, जबकि नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट में जिन रडार का इस्तेमाल होता था उसका रेंज 240 किलोमीटर था। इसके अलावा इन AWACS में एक सेकेंडरी सर्विलेंस रडार भी मौजूद होने वाली, जो कि इन AWACS की ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को बहुत ही एक्यूरेट बनाने में हमको मदद करने वाला है। इसमें अब एक नए तरीके की रेडोम सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में AWACS को ऑपरेट करने में कैपेबिलिटी देने वाला है। इसके अलावा इसमें एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी मौजूद होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, रडार वार्निंग, रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे सभी प्रकार के सिस्टम मौजूद रहेंगे। और इसके लिए पायलट को अलग अलग तरह की स्क्रीन के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें इंटीग्रेटेड IFF सिस्टम, डिफेंसिव काउंटर मेजर सिस्टम, एडवांस वर्क स्टेशन के साथ साथ सेटकम सिस्टम भी मौजूद रहने वाली, जो कि इन AWACS को नेत्र मार्क 1 AWACS के मुकाबले काफी बेहतरीन ट्रैकिंग रेंज और सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला अपडेट इथियोपियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी इथियोपियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की 2 Su-30 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की बात सामने आई है। अब आप सब सोच सकते हैं कि हमने तो अभी तक हमारे सुखोई को रिटायर करना स्टार्ट नहीं किया है, तो इथियोपिया वाला किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की सुखोई को अपनी सर्विस में शामिल कर रहा है। तो बात यह कि इनिशियली जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई को खरीदने का फैसला किया गया था, ये 1996 की बात है, तब सबसे पहले बैच में 40 सुखोई को खरीदने की बात की गई थी। और ये जो Su-30 थे ये रशियन ओरिजिन Su-30K वेरिएंट से काफ़ी अलग होने वाले थे, जिनको खास करके इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा था। जैसे कि इसमें कनाड मौजूद होने वाले थे और इनमें कई तरह के वेस्टर्न एविनिक्स का इस्तेमाल होने वाला था, जबकि ओरिजिनल Su-30K वेरिएंट में ये सब मौजूद नहीं होने वाले थे। अब इनिशियली रशिया की तरफ से भारत को 18 Su-30K वेरिएंट को डिलीवर किया गया था, जिनको कुछ साल ऑपरेट करने के बाद 2007 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया को वापस कर दिया गया था। और भारत में ही बनाए जाने वाले मेड इन इंडिया Su-30 MK को बाद में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करके ऑपरेट करना स्टार्ट किया गया था। तो ये जो 18 Su-30K को भारत की तरफ से सबसे पहले रिटर्न कर दिया गया था, इनमें से 12 को तुरंत ही अंगोला की तरफ से खरीद लिया गया था और बाकी 6 अभी भी बचे हुए थे।
हालांकि जो एयरक्राफ्ट थे काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिनको 1997 से 1999 के बीच मैन्युफैक्चर किया गया होगा, लेकिन इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बस 6 ही साल इस्तेमाल किया गया था, तो इनकी एयरफ्रेम की सर्विस लाइफ काफ़ी बचा हुआ था। इसी वजह से अभी शायद इथियोपिया की तरफ से ऐसे 2 एयरक्राफ्ट को रशिया से खरीदा जा रहा है, जिनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2007 में रशिया को वापस कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इथियोपिया कुछ एक्सपर्ट इस बात को लेकर इतना संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि ये सुखोई इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की Su-30 MK के मुकाबले कई मायनों में पीछे चल रहे हैं, जैसे कि इनमें इंडियन सुखोई के मुकाबले एक इंफीरियर रडार मौजूद है, इसमें मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं और इनकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी काफ़ी लिमिटेड है। इसके अलावा इसकी कॉकपिट की लेआउट भी काफ़ी आउटडेटेड लग रहा है, जिसमें काफ़ी हद तक एनालॉग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि वर्तमान के हिसाब से बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। अभी अगर वो चाहे तो इसको लेके भारत के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और एचएएल की मदद से इनको मॉडर्न MK स्टैंड में अपग्रेड करा सकते हैं, और इसके लिए पहले से एचएएल की तरफ से सभी सुखोई 30 ऑपरेटर को खुला निमंत्रण भी दिया जा चुका है कि अगर आप चाहे तो हम आपकी सुखोई को सर्विस, मेंटेनेंस और यहाँ तक कि ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।